हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो जैसे कि हम सीटेट पेपर सेकेंड की तैयारी कर रहे हो और पेपर जो सेकेंड आता है जिसमें आपका सब्जेक्ट है एसएसटी, ठीक है। तो जो एसएसटी से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके एनसीईआरटी बेस, इस पे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। तो एनसीईआरटी की हम लोग कंप्लीट क्लास करने वाले हैं धीरे धीरे करके। ये जो क्लास है वो कई भागों में डिवाइड होगी, लेकिन इतना याद रखिएगा ये जो क्लास होगी ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर सीटेट में वो जो 60 नंबर आते हैं, आपको 60 नंबर चाहिए, तो 60 नंबर के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि पेपर सेकंड में अगर आपने एसएसटी पे फोकस नहीं किया तो क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं बात करूं तो एसएसटी में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये एसएसटी ऐसी है भाई, एनसीईआरटी आपके चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो वहां तक में पूछी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इससे आपको नुकसान होगा, आपको फायदा ही होने वाला है। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो आज जहां तक हमने पिछली क्लास की थी वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में आपके जो 4 वेद है, आपके यजुर्वेद, आपके ऋग्वेद, आपके सामवेद और आपके अथर्ववेद, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से बात की थी। आज जो हमारी क्लास होगी वो बेस्ड होगी आपकी ब्राह्मण ग्रंथ में, यानी हम स्टार्ट करेंगे आपके ब्राह्मण ग्रंथ से। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये गद्य में हुई है, इसकी रचना कैसे में हुई है? गद्य में। और वहीं अगर हम यजुर्वेद की बात कर रहे थे अभी तक, तो यजुर्वेद में गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया था। तो थोड़ा सा डिफरेंस है और यजुर्वेद से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो याद रखेगा। बाकी अगर हम बात करेंगे तो इस ब्राह्मण ग्रंथ को कर्मकांड प्रधान ग्रंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मकांड प्रधान ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है इतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि कुरु सम्राट सदैव 64 योद्धाओं से घिरा रहता था। ये किस ब्राह्मण में लिखा है? कि आपके जो कुरु सम्राट है वो सदैव 64, ठीक है, 64 जो योद्धाएं हैं उस पे घिरा रहता था, जो उसके पुत्र एवं पौत्र हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। तो ये एक एक स्टेटमेंट है ना, ऐसे ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक लाइन इसकी बहुत जरूरी है, ठीक है। वहीं अगर हम सतवद ब्राह्मण की बात करेंगे तो पांचाल नरेश श्रोण सत्रास्त्र द्वारा अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराए जाते समय 6033 बख्तर बंद योद्धाओं से रक्षित था। इन बातों से तत्कालीन समाज का पता चलता है। तो बस इतना याद रखना कि सतपथ ब्राह्मण में पांचाल नरेश श्रोण सत्रास्त्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराते समय, मतलब इतने सारे बख्तर बंद योद्धाओं से वो रक्षित था। बाकी अगर हम बात करेंगे, इसी तरह सतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधित कर्मकांडों का विवेचन किया गया है, जिसमें 4 से लेकर 24 बैलों से, कहाँ से? 4 से लेकर 24 बैलों तक चलने वाले हलों का उल्लेख किया गया है। किसका? हल का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। जिससे हमें ये पता भाई, अगर हल वगैरह हैं, ठीक है, बैल है, हल है, तो नेचुरल सी बात है कि खेती वगैरह करते रहे होंगे, है ना। तो इससे हमें खेती होती के बारे में पता चलता है। यहीं अगर हम बात करेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथों के विस्तृत अध्ययन से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे यज्ञ भी होते हैं, जैसे मान लो अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था? ये जो यज्ञ किए जाते थे, इनका मेन जो पर्पस था वो क्या था? वो कृषि उत्पादन को बढ़ाना था, यानी कृषि में उत्पादन हो इसके बढ़ाने के लिए यज्ञ होते थे। जैसे पहले क्या होता था, बारिश भी नहीं होती थी तो भी यज्ञ वगैरह कर दिए जाते थे ताकि बारिश वगैरह हो, ठीक। इन्हीं में अगर हम बात करेंगे तो इन्हीं कृषि तकनीक के कारण कृषि उपज का अर्धशेष हुआ होगा, जिससे पृष्ठभूमि पर महाजनपदों का उदय हुआ। तो ये थोड़ा सा याद रखेगा। बाकी अगर हम बात करें तो राजसूय यज्ञ के दौरान राजा 12 स्त्रियों के घर जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी राजसूय यज्ञ होता था उसी के दौरान राजा क्या करता था कि 12 स्त्रियों के घर जाता था, ठीक है। यहीं पे देखो, एक तरफ दिया है आपका वेद, दूसरी तरफ दिया है आपका उपवेद एंड ब्राह्मण, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। आपका वेद है आपका ऋग्वेद, ठीक है। उपवेद है इसका आपका आयुर्वेद, और ब्राह्मण है इसके इतरेय और कौशिकी। इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है यजुर्वेद, जो आपके यज्ञों से संबंधित है। तो इसका उपवेद है आपका धनुर्वेद, और ब्राह्मण है तैतरीय और शतपथ। वहीं अगर हम संगीत से संबंधित सामवेद की बात करेंगे, जिसमें 7 स्वरों की बात की गई है, तो उसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, और जो ब्राह्मण है वो है पंचविश, षड्विच, जैमिनी और छंदोग्य।
और अगर हम बात करेंगे जहाँ जादू टोना वगैरह है, अथर्ववेद की बात करेंगे, तो इसका जो उपवेद है वो है आपका शिल्प वेद, और ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण। ठीक है, तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही जरूरी है, यहाँ से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन अगर मैं बात करूंगी तो कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन आते हैं और यही हम भूलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 12 रत्निन, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता है, सेनानी सेना का प्रमुख कहा जाता है, ग्रामीण ग्राम का सैनिक पदाधिकारी, महिषी मतलब राजा की पत्नी। ठीक है, सूत मतलब क्या होता है, राजा का सारथी, छत्री मतलब प्रतिहार, संग्रहित मतलब जो कोषाध्यक्ष था, भागदूध मतलब कर एकत्र करने वाला अधिकारी को क्या कहते हैं, भागदूध। अच्छवाप किसको कहते हैं, ध्रुत अधिकारी या लेखाधिकारी को। वहीं अगर हम बात करेंगे गोवीकृत यानी वो वन का अधिकारी होता है, और पालागल यानी राजा का मित्र। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पालागढ़ मतलब क्या होता है, राजा का मित्र को क्या कहा जाता है, पालाग्रह। तो ये जो चीजें है ना, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द कितनी बार कौन से शब्द का उल्लेख हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। जैसे इंद्र का उल्लेख 250 यानी, ठीक है, अग्नि 200 बार, वरुण का उल्लेख 30 बार, सोम का 114, जन का 275 और विष का 170। वहीं अगर हम यौ की बात करेंगे तो 15, ब्राह्मण का 14, क्षत्रिय का 9, शूद्र का 1, और ये गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है ऋग्वेद में, तो 1 बार किया गया, और यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो 3 बार किया गया है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इसको आपको दोबारा बता रही हूँ कि याद रखिएगा। गंगा वगैरह का आपको पूछा गया है, इंद्र वगैरह है, अग्नि वगैरह है, इससे सोम वगैरह है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा देखो, कृषि है 24 बार, गौ का उल्लेख 176 बार, मित्र 1 बार, समिति 9 बार, अश्व 215, सूर्य 10 बार, व्यास का संख्या नहीं दी गई है, सभा 8 बार, विदफ 122, वैश्य 1, आर 36 बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और गण का 46 बार। ठीक है, नेक्स्ट है आरण्यक। तो इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है रहस्यवाद, ब्रह्म विद्या, यज्ञों की प्रतीकात्मक, जीवन मृत्यु आत्मा के विभिन्न पहलुओं से इसका क्या है, आरण्यक का संबंध है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें जो इसकी रचना है वो जंगलों में एकांत में हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है, आरण्यक है। तो इसके नाम आरण्यक होने का मतलब ये था कि इनकी जो रचना है वो जंगलों में एकांत में हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है, आरण्यक है। वहीं अगर हम बात करें, ज्यादातर आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा, ज्यादातर आरण्यक किससे प्राप्त होता है, ब्राह्मण ग्रंथों से। ठीक है, और इनकी रचना वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई है। प्रमुख आरण्यक की बात करेंगे तो आपका ऐतरेय है, संखायन है, तैतरीय है, वृहदारक है, जैमिनी है, और छंदोग्य है। तो इनके नाम याद रखिएगा। अब बात करते हैं उपनिषद की। नेक्स्ट आपको बात कर रहे हैं उपनिषद की। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, नजदीक बैठना, यानी गुरु के निकट बैठकर जो हम ज्ञान या नॉलेज प्राप्त करते हैं। पहले तो लोग ऐसे ही गुरुकुल में जब शिक्षा ग्रहण करते थे तो गुरु के समीप बैठकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, आप अपने घर बैठे हैं, हम अपने घर बैठे हैं, और आराम से स्टडी हो रही है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो उपनिषद क्या होता है, इससे संबंधित पूछा गया है, तो नजदीक बैठना या गुरु के निकट बैठना। ठीक है, तो इनकी जो संख्या है वैसे तो 108 बताई जा रही है, लेकिन इनमें 13 प्रमुख है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ एक्चुअली ना बंदर बहुत है, तो थोड़ा सा डर भी बहुत लगता है। आप उपनिषद गद्य एवं पद्य दोनों में है, जैसे हमने यजुर्वेद की बात की थी, तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, वैसे ही हम बात कर रहे हैं उपनिषद की, तो उपनिषद भी क्या है, गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें, इनमें मुख्य रूप से
शाश्वत आत्मा, ब्रह्म, आत्मा परमात्मा के जो बीच रिलेशन है या जो संबंध है उसके बारे में है। और कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, याद रखिएगा। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कई बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो लिया गया है आपको मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट बात करेंगे तो मैत्रेयी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चातुर आश्रम सिद्धांत का उल्लेख है। तो देखो यहाँ पे जितनी चीजें हैं मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगी जो आपके लिए जरूरी होंगी। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अनब्रेकेबल प्रतिभा फॉर सीटेट चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसको ज्वाइन करके आप इससे संबंधित जो पीडीएफ वगैरह होते हैं वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे क्विजेज वगैरह होती हैं, कोई क्वेश्चंस वगैरह आपके हैं तो आप वहाँ से संबंधित पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य तथा गार्गी का संवाद संकलित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो याज्ञवल्क्य है तथा गार्गी है उसका संवाद किस उपनिषद में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे तो आपसे पूछा गया कि कठोपनिषद में किसके बारे में उल्लेख है, तो यम तथा नचिकेता का संवाद जो है वो आपका कठोपनिषद में दिया गया है, ठीक। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं और इसको इग्नोर करना, एनसीईआरटी को अगर मैं बात करूँ स्पेशली तो इग्नोर करना गलत ही है, क्योंकि एनसीईआरटी से अगर जिसने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है तो अगर मैं बात करूंगी 50% से ज्यादा आराम से क्वेश्चन कर सकता है। अब बात करेंगे वेदांत की, ठीक है। वेदांग की बात करेंगे तो वेदों का सही अर्थ समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। मुंडकोपनिषद के अनुसार वेदांग कितने हैं? 6 हैं। किसके अनुसार? याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद है, ठीक है, उसके अनुसार वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 हैं। ये 6 वेदांग की संख्या है। और यहाँ अगर बात करें तो उपनिषद एक व्यक्ति और एक काल की रचना नहीं है। गार्गी और मैत्रेयी जैसे विदेशी महिलाओं ने उपनिषदों के निर्माण में अपना योगदान दिया। तो उपनिषदों के निर्माण में गार्गी मैत्रेयी जैसी जो विदेशी महिलाएं हैं उन्होंने अपना सहयोग दिया है। और ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कल्प सूत्र किसे कहते हैं, तो ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियम का प्रतिपादन किया गया है वो आपके कल्प सूत्र है। इनकी संख्या है 4। देखते हैं कौन कौन से। सौत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र, है ना। और उप विभाग भी हैं इनके, आप, स्तंभ, आस्वायन, कात्यायन, जैमिनी, द्रहायन, बौद्धायन, मानव, लाट्यायन, वैतान, संख्यायन और हिरण्यकेशी। तो वैसे तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाकी कल्प सूत्र से परिभाषा पूछी जा सकती है, उनके 4 भाग पूछे जा सकते हैं, उपभाग तो बहुत कम ही पूछते हैं। गृह सूत्र के उपभाग भी हैं तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखिएगा, गृह धर्म सूत्र के उपभाग गौतम, वशिष्ठ, विष्णु और हरि। अब बात करते हैं स्मृतियों की, ठीक है। तो सबसे प्राचीन मनु स्मृति है, इंपॉर्टेंट है। सबसे जो आपकी प्राचीन स्मृति है वो कौन सी है? मनु स्मृति है। फिर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बृहस्पति कात्यायन की स्मृतियां भी गुप्त काल की कृति हैं। तो यहाँ पे देख लो, एक तरीके से नदियों के प्राचीन और जो नवीन नाम है ये जानना जरूरी है। थोड़ा सा इसको देख लो, जहां जहां से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। वितस्ता का जो आधुनिक नाम है वो है झेलम। अस्कनी चिनाव नदी, बिपाशा आपका ब्यास नदी है, परुष्णी है रावी नदी, सतुंद्री है सतलज नदी, कुंभा है काबुल, कुर्मू है कुर्रम, गोमती है आपकी गोमल नदी, वहीं आपकी दृश्यदत्ती है घग्गर नदी। तो ये आपके प्राचीन नाम है, ठीक है, पुराने, और ये आपके आधुनिक यानी नए नाम है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो टाइटल्स ऑफ किंग्स यानी राजाओं की उपाधियां, तो सम्राट पूर्व दिशा के राजा, भोज दक्षिण दिशा के राजा, विराट उत्तर दिशा के राजा, राजन मध्य प्रदेश के राजा यानी मध्य देश के राजा। एक राट मतलब जो राजा चारों दिशाओं अथवा क्षेत्र शासक को जीत लेते थे उनको एक राट कहा जाता था। स्वराष्ट्र मतलब पश्चिम दिशा के राजा। कभी कभी आप जब पढ़ाई करते हो तो आप स्वराष्ट्र वगैरह लिखा रहता है तो आप समझ नहीं पाते हो।
तो याद रखिएगा स्वराष्ट्र मतलब जो पश्चिम दिशा के राजा होते हैं उनको कहा जाता है। राजा मतलब राजसूय यज्ञ करने वाले की उपाधि, और सम्राट मतलब वाजपेयी यज्ञ करने वाले की उपाधि होती है। जगह मतलब किसी राजा को सम्राट कहा जाता है, राजा कहा जाता है, तो वो इनकी किसके यज्ञ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। वहीं अगर हम उनकी वेदांग और उनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो वेदांग आपका है, जैसे मान लो छंद है, वेद के पैर कहे जाते हैं, कल्प मतलब वेद के हाथ कहे जाते हैं, ज्योतिष को वेद की आंखें कही जाती हैं, और निरुक्त को वेद के कान और नाक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। छंद को वेद का पैर कहा जाता है, ठीक है। कल्प को वेद के हाथ कहे जाते हैं, ज्योतिष वेद की आंखें होती हैं, और निरुक्त कान और नाक होती है। वहीं अगर हम व्याकरण की बात करेंगे तो व्याकरण वेद का मुख होता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अगर हम बात करें पुराण साहित्य की, तो पुराण साहित्य में कुछ चीजें याद रखिएगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, और इसमें अगर हम प्राचीन पुराणों में बात करें तो मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु भागवत और मत्स्य पुराण शामिल है, ठीक। पुराणों की संख्या पहले बहुत पूछी जाती थी, फिलहाल अभी तो नहीं पूछते हैं, फिर भी याद रखिएगा कि पुराणों की संख्या 18 है। और मत्स्य, वायु और विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंश जो थे उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा किन किन पुराणों में किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं लोमहर्ष, और उनके जो पुत्र हैं उगस्त्रवा, ये उनके संकलनकर्ता माने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो पुराणों के 5 तत्व हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। सृष्टि, प्रतिसर्ग, मनन्वर, दैव वंश और राजवंशों का क्रमिक इतिहास। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश के विषय में जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है, तो वो आपको मिलती है मत्स्य पुराण से। वहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किस पुराण को माना जाता है, तो माना जाता है मत्स्य पुराण को। तो 2 स्टेटमेंट तो आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की जानकारी हमें किस पुराण से प्राप्त होती है, तो प्राप्त होती है हमें विष्णु पुराण से। अब यही एग्जामिनर अगर एक स्टेटमेंट चेंज कर दे, और वो स्टेटमेंट क्या कर दे कि मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है। अब आपने आधा क्वेश्चन तो देखा है, आप हो सकता है उसी को सही मान के बैठ गए। अब यही जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, यही ध्यान रखनी जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। तो पुराणों का जो अंतिम स्वरूप वो गुप्त काल में हुआ। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे तो और चीजें जो जानने लायक है, अगर हम बात करें महाकाव्य की, तो महाकाव्य में कुछ चीजें जानने लायक हैं। जैसे मान लीजिए रामायण की अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा इसकी रचना की गई। स्टार्टिंग में 6000 श्लोक थे, बाद में हो गए 24,000, ठीक है। और याद रखिएगा इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता नाम से इसको जाना जाता है। किसको? रामायण की। अब यही लोग रामायण और महाभारत में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ये महाभारत का नाम है, और यही थोड़ा सा गलती होती है। तो याद रखिएगा, मैं महाभारत का भी आपको बता रही हूँ। तो अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में याद रखिएगा इसके जो रचयिता है वो है महर्षि वेदव्यास, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी चीज जानने लायक है वो ये है कि महाभारत को क्या कहते हैं। ये तो पहली बात तो जय संहिता कहा जाता है, और दूसरी बात ये है सप्तहस्ती संहिता भी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको रामायण में बताया वैसे महाभारत में, ठीक है। तो महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख है वो आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। वहीं अगर हम बात करें तो ग्रंथ सूत्रों को कल्प कहा जाता है। अगर हम बात करें कल्प सूत्र किसे कहते हैं, तो कल्प सूत्र कहते हैं ऐसे सूत्र जिसमें नियम और विधि का प्रतिपादन किया जाता है, उसको हम कहते हैं कल्प सूत्र, ठीक। सठ दर्शन क्या है, तो उपनिषदों के दर्शन को भारतीय ऋषियों ने 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे हम क्या कहते हैं? सठ दर्शन कहते हैं। कौन कौन से? जैसे मान लो आत्मा है, परमात्मा है, जीवन मृत्यु है, ये सारी चीजों से संबंधित है, ठीक। ये रही। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो याद रखिएगा मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। और जो मनुस्मृति के भाष्यकार हैं वो कौन कौन है? मेघातिथि, भारुचि, कुल्लूक और भट्ट तथा गोविंद राय हैं, याद रखिएगा। आपसे अगर क्वेश्चन आए कि याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार क्रमशः हैं, कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा
अपरार्क है, विश्वरूप है और विज्ञानेश्वर है। ठीक, देखो यहाँ पे ईयर वाइज दिया है तो इतना ज़्यादा ईयर वैसे तो नहीं पूछता है, लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये याद रखिएगा। जो प्राचीन दर्शन है और उनके जो दर्शन हैं और प्रवर्तक हैं और उनसे संबंधित जो ग्रंथ हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो जैसे मान लो सांख्य है, ठीक है, तो सांख्य के याद रखिएगा हैं कपिल, ठीक है, और उनका संबंधित ग्रंथ है आपका सांख्य सूत्र। वहीं अगर हम न्याय की बात करेंगे तो आपके हैं गौतम, उनका जो संबंधित ग्रंथ है वो है न्याय सूत्र। वैशेषिक की बात करें तो है कणाद मुनि और उनका जो ग्रंथ है वो है वैशेषिक सूत्र। योग की बात करें तो योग के आप जानते हैं कई बार पूछा गया है, तो योग के हैं आपके पतंजलि और उनका जो ग्रंथ है वो है योग सूत्र। पूर्व मीमांसा की बात करें तो है जैमिनी और उनका है मीमांसा सूत्र, और उत्तर मीमांसा की बात करें तो है बादरायण और ये है ब्रह्म सूत्र। तो ये चाहे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका लेके अपने पास रख सकते हैं। इससे संबंधित वो चाहे मैं सीटेट की बात करूँ या अदर एग्जाम की बात करूँ, कई बार ये क्वेश्चन आते हैं। सोशल आपका केवल सीटेट में नहीं, आपका हर जगह आपको काम देगा, तो इसलिए एनसीईआरटी की सीटेट पढ़ना बड़ी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अन्य साहित्य। अगर हम बात करें जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानी का वर्णन किया गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानियों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो जातक ग्रंथों में। वहीं आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया था, एक तो हीनयान है और दूसरा क्या है, महायान है। अगर हम हीनयान की बात करें तो हीनयान का जो ग्रंथ है वो है कथा वस्तु, ठीक है, जिसमें क्या बारे में बताया गया है, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो हमें दो सोर्स हैं जहाँ से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो बौद्ध ग्रंथ है और दूसरा है आपका जैन ग्रंथ। तो बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, और ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। वहीं अगर हम बात करें जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है, और जैन साहित्य का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में से हमें महावीर जी, जो महावीर हैं आप जानते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, प्रथम ऋषभदेव माने जाते हैं, तो इन्हीं के समय जैन धर्म काफी प्रसिद्धि पाया था, तो इसलिए महावीर स्वामी को बहुत ज्यादा जाना जाता है। इन्होंने भी गृह त्याग करके तपस्या की, फिर उनको भी ज्ञान प्राप्ति हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है अर्थशास्त्र के लेखक, जो आप जानते हैं चाणक्य हैं, जिनको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी जानते हैं। ठीक, और इसमें हमें मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है चाणक्य की पुस्तक में। ठीक है, आप जानते हैं चाणक्य जब घनानंद ने उनका अपमान किया था तो उन्होंने अपनी शिखा न बांधने का निश्चय किया और कहा जब तक मैं आपको राजगद्दी से हटा नहीं दूंगा तब तक मैं ये शिखा नहीं बांधूंगा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय भी चाणक्य थे और ये कूटनीति के लिए जाने जाते हैं। ठीक, यहाँ अगर हम बात करें तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो कल्हड़ को जाता है। कल्हड़ आप जानते हैं राजतरंगिणी के लेखक हैं। ठीक है, और कल्हड़ ने जो राजतरंगिणी पुस्तक लिखी है इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है, तो बताया गया है कश्मीर के इतिहास के बारे में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अष्टाध्यायी के लेखक आप जानते ही हैं, अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो हैं पाणिनि। संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है ये अष्टाध्यायी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो कात्यायन की जो गार्गी संहिता है ये एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसमें हमें यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ देखो मैं हर बार इम्पोर्टेंट कहूंगी, लेकिन आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि इसकी एक एक लाइन इतनी ट्रू है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन हमें पता ही नहीं होते। तो यहाँ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, ध्यान से देखते जाइए। ठीक है,
और आपके बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश मत कीजिएगा, बस मेरे साथ साथ आप सुनते जाइए, देखते जाइए, आपको ऑटोमेटिक माइंड पे आपको याद हो जाएगा। ठीक। वहीं अगर हम बात करें, जो पतंजलि पुष्य मित्र शुंग के पुरोहित थे, उनके भाष्य महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुछ लेखक हैं, उनकी पुस्तक है, उनके नाम याद रखिएगा। जैसे अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखी, बाण भट्ट की जो कृति है वो हर्ष चरित है। वहीं वाक्यपति की बात करें तो गौड़वहो, विल्लड़ की पुस्तक है विक्रमान देवचरित, पद्मगुप्त का है आपका नव शशांक चरित, और जयानक का है पृथ्वीराज विजय। तो इनकी पुस्तक को याद कर लीजिए। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। अश्वघोष की जो पुस्तक है वो है बुद्ध चरित, बाण भट्ट की पुस्तक है हर्ष चरित, वाक्यपति का है गौड़वहो, विल्लड़ का है विक्रमादेव चरित, पद्मगुप्त का है नव शशांक चरित, और जयानक का है पृथ्वीराज विजय। ठीक। जो विष्णु शर्मा की कृति है, वो जो नाम है पंचतंत्र। ठीक है। इनमें लघु कहानियों के माध्यम से नीति युक्ति श्लोकों द्वारा एक जो उदंड राजा है उसको विष्णु शर्मा ने कैसे शिक्षा प्रदान की, इसके बारे में बताया गया है, और ये कहानियां काफी फेमस भी हैं। वहीं अगर हम बात करें तो मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की पुस्तक है, इसमें हमें मिलता है मौर्य वंश की जानकारी। और विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा है। ये याद रखिएगा स्टेटमेंट। जो विशाख दत्त हैं, जिनकी पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, मौर्य वंश के जो शासक हैं उनको कहा है वृषल। ठीक है। काफी बहादुर शासक माने जाते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य। वहीं अगर हम बात करें संगम साहित्य की, तो संगम साहित्य में थोड़ा सा चीजें याद रखिएगा कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में विकसित हुआ है ये संगम साहित्य। और अगर हम बात करें यहाँ पे संगम साहित्य के, तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो इन संकलों में जो संकलन है, इनमें अनेक कवियों के पद संकलित हैं। इनमें बहुत से नायक और नायिकाओं का गुणगान किया गया है, और इनकी तुलना होमर युग के वीर गाथा ग्रंथों से की जा सकती है। क्योंकि यहाँ अगर यहाँ बात करें तो जो वीर हैं, जो बहादुर हैं, उनके ओजस्वी का वर्णन किया गया है, कितने ओजस्वी हैं। वहीं अगर हम बात करें तो संगम ग्रंथों में अनेक नगरों का वर्णन किया गया है, जिसमें कावेरी पट्टनम के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और इन ग्रंथों में हमें यह भी बताया गया कि यवन लोग अपने अपने पोतों पर आते और सोने के बदले गोल मिर्च खरीदते थे। साथ ही स्थानीय लोगों को सुरा और दासियां उपलब्ध कराते थे। तो इन ग्रंथों से हमें ये चीजें भी पता चली। तो संगम का विवरण थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम संगम, तो अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे, आचार्य अगत्यानार। ठीक है। वहीं स्थल की बात करें तो मदुरा है। वहीं संरक्षक शाक की बात करें तो पांडेय राजा हैं। विद्वान की बात करें कुन्नुमेरिद, कुरगवल, मुदिनाग रायन। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में, तो परिपांड, मुदनारे, उदकुरुक और अकतीयक है। ठीक है। और सदस्यों की संख्या क्या है, 549। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रथम संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, याद रखिएगा। अगर हम द्वितीय संगम की बात करें तो इनके अध्यक्ष थे अगस्त्यम तोलकापियर। स्थल है कपाटपुरम। संरक्षक शासक है पांड्य राजा, पांड्य राजा प्रथम में भी थे। विद्वान है कुरगोलिमोशी, इरुंदयूर, वेल्लूर कपियन। तो वहाँ की लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसा है, इसलिए जो आपको नाम है वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा याद करने में। महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम क्या है, तुलकाप्पम, भूत पुराणम, अगत्यम और माँ पुराणम। ठीक है। और सदस्यों की संख्या 49 थी। तो प्रथम में आपने देखा था सदस्यों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जो प्रथम संगम साहित्य है इसमें हमें कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं अगर हम बात करें, जो द्वितीय संगम काल का केवल एकमात्र ग्रंथ हमें मिला है वो है तोलकाप्पियम। ठीक है। याद रखिएगा, प्रथम में तो हमें कोई भी ग्रंथ नहीं मिला, लेकिन द्वितीय में हमें एकमात्र ग्रंथ मिला है, वो ग्रंथ का नाम है तोलकाप्पियम। वहीं अगर हम तृतीय संगम साहित्य, देखो तृतीय संगम साहित्य फर्स्ट सेकेंड
जो ये तीनों है ना, इसमें से आपके अध्यक्ष वगैरह पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अध्यक्ष की बात करेंगे तो नकीरर, और स्थल है उत्तरी मदुरा, संरक्षक है पांड, विद्वान है कपिलर, इरेर नार, सत्तले सतनार, परनर। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है नाम। ठीक है, ग्रंथों की बात करें तो पवित्र पत्रु, परिपादल, नेडुथके, नैतिन्य, पेरेसे, सित्रिसय। ठीक है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उधर की थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी है ना, तो उनके लैंग्वेज के हिसाब से ये इजी है, लेकिन जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा इसकी लैंग्वेज। एनीवे, संख्या है 49, जैसे द्वितीय में आपकी 49 थी। यहाँ अगर हम तृतीय की बात करें तो तृतीय संगम के सभी ग्रंथ उपलब्ध हैं। जैसे पहले के हमें कुछ ग्रंथ नहीं मिले, द्वितीय की बात करें तो तुल्काप्पियम मिला है हमें, एंड तृतीय की बात करें तो हमें सभी ग्रंथ मिले हैं। जैसे अगर हम बात करें एतुतोकय, ठीक है, इसे अष्टपदावली भी कहते हैं। अब देखो ये इजी है, ये हिंदी में है, तो ये हमें आराम से समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इतना डीप पूछेगा नहीं, लेकिन आप चाहें तो इस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं आराम से। जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं उसको बताऊंगी आप सभी को। ठीक है, बाकी ये चीज़ें मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो है आपका अनब्रेकेबल प्रतिभा फॉर सीटेट। आप ये भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उस लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें पेदिनेक्की उक्कू, इसमें 18 लघु गीतों का वर्णन संग्रह है, और इन गीतों में नीति और उपदेशक काव्य वर्णन है। वहीं चलो, यहाँ विदेशी यात्रियों से संबंधित विवरण पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा जरूरी है। तो विदेशियों के विवरण को 3 भागों में बांटा गया है: यूनान और रोम के लेखों का विवरण, चीनी यात्रियों का वृत्तांत, और अरब यात्रियों का वृत्तांत। पहले बात करेंगे हम यूनान एवं रोम के लेखकों का वर्णन। अब बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट है हेरोडोटस, तो इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, हिस्ट्री का पिता है ये, और इनकी अपनी पुस्तक है हिस्टोरिका, और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो टेसियस, ये इराक का राजवैद्य था, और ठीक है, टेशियस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इराक का राजवैद्य था, और इसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों द्वारा प्राप्त की थी। तो सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में कौन कौन शामिल है? निर्याकस, ऑनेसिक्रिट्स और अरिस्टोबुलस के विवरण विश्वसनीय माने जाते हैं, प्रामाणिक माने जाते हैं, वैलिडिटी उनकी काफी है। अगर हम वही सिकंदर के पश्चात भारत आने वाले 3 राजदूत थे, वो कौन कौन से थे? एक तो मेगस्थनीज, डायमेकस और डायोनियस। ठीक है, सो कौन कौन से थे? मेगस्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, और दूसरा हमने बात की डायमेकस, और तीसरा है डायोनीसियस। ठीक है, और यूनानी शासकों द्वारा पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में ये भेजे गए थे। वहीं अगर हम मेगस्थनीज की बात करते हैं तो ये सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था, और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी है। वहीं अगर हम बात करें तो मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनके दरबार में ही आया था, तो पूछा जा सकता है मेगस्थनीज किसका राजदूत था, किसके दरबार में आया? तो आप बता सकते हैं कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका नामक पुस्तक मैंने आपको बता दी, और इस पुस्तक में मौर्य युगीन साम्राज्य और संस्कृत के विषय में इन्होंने लिखा है। वहीं अगर हम बात करें डायमेकस के बारे में तो ये सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और अगर हम बात करें विदेशियों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा आते हैं, तो इसलिए एक एक लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको भूलिएगा बिल्कुल भी मत। ठीक है, और ये किसके दरबार में आया था? तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। हमने बात की मेगस्थनीज की, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और अगर डायमेकस की बात करेंगे तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था, और एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो डायोनीशियस, ये क्या था? ये मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय
फिलेडेल्फस का राजदूत था और ये अशोक के दरबार में आया था। जो अशोक सम्राट, महान अशोक कहे जाते हैं, इनके दरबार में आया था। अशोक के बारे में आप जानते हैं कि जो कलिंग युद्ध उनका लास्ट युद्ध था, जिसमें बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था, जिसके बाद से उन्होंने युद्ध वगैरह छोड़ दिया था। तो यहाँ पे अशोक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो यहाँ अगर याद रखिएगा तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन श्री, इनकी रचना एक अज्ञात लेखक, मतलब उनका कोई नाम नहीं है, जिन्होंने इसकी रचना की है, ठीक है। और इस जो रचना है इसमें हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने व्यापारिक वस्तुओं और बंदरगाहों का विवरण दिया था। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसका नाम किसी को भी ज्ञात है। अज्ञात का मतलब ये है कि जिसका कोई ज्ञान ना हो, जिसका नाम ही नहीं पता है कि इनकी रचना किसने की है। तो बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम टॉलमी की बात करें तो टॉलमी के बारे में याद रखिएगा, भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की है। प्लिनी की बात करें तो नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की है और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, इनके बारे में इन्होंने बताया है। अब आते हैं चीनी यात्रियों का वृत्तांत। तो चीनी यात्रियों का वृत्तांत में बात करें तो फाहयान है, सुंगयुंग है, हेनसोंग है, इसिंग है, इनके बारे में वर्णन मिलता है और इनसे संबंधित आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे बौद्ध मतानुयायी थे जो बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा और बौद्ध धर्म के विषय में कुछ जानना चाहते थे, इसलिए वो आए थे। तो वहीं अगर हम बात करें, उन्होंने भारत का उल्लेख इन तुन नाम से किया है। तो जैसे आप चीनी जानते हैं, तो चीनी लोगों के जो नाम होते हैं इन तुन, पता नहीं कैसे कैसे अजीब से नाम होते हैं, है ना, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे चीनी यात्रियों के नाम। बात करें फाहयान की तो ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। पूछा जाता है कि फाहयान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। और इन्होंने मध्य देश के समाज और संस्कृति का वर्णन किया है, ठीक है। और उन्होंने उसको सुखी एवं समृद्ध भी बताया है कि वहाँ के जो लोग थे वो सुखी और समृद्ध थे। वहीं अगर हम बात करें सुंगयुंग की तो सुंगयुंग को बात करना 518 ईस्वी में भारत आया था और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। तो इन्होंने बौद्ध ग्रंथ की जो भी उन्हें मिला है, बौद्ध ग्रंथ जो आप बात करें तो पुस्तक वगैरह जो भी मिले हैं उन्होंने इकट्ठा किया है। और वहीं बात करें हम ह्वेनसांग की तो ह्वेनसांग युआन चोंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम बहुत कम लोग को पता है, तो मान लो ह्वेनसांग की जगह युआन चोंग दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसका दूसरा नाम भी याद रखना। और ये हर्षवर्धन के समय 629 के लगभग भारत आया था, जो यहाँ 16 वर्षों तक रहा। तो ये भारत में कितने साल तक रुका, 16 साल तक, और ये हर्षवर्धन के समय आया था। इनका इम्पोर्टेंट क्या है डेट, और इनका जिसके समय आए थे ये पूछा जाता है, ठीक। वहीं अगर हम बात करें तो ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत CU की नाम से जानी जाती है और जिसमें 138 देशों का विवरण इसमें मिलता है। तो इनकी पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इनकी पुस्तक कई बार पूछी जाती है, कई बार मिलान में पूछ ली जाती है, ठीक, तो इसलिए जानना जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें ह्वेनसांग की जीवनी ह्वीली ने लिखी थी, यह ह्वेनसांग का मित्र था। तो अगर ह्वेनसांग के बारे में किसी ने लिखा था तो वो लिखा था ह्वीली ने, और ये ह्वेनसांग का क्या था, फ्रेंड्स था, यानी मित्र था। वहीं अगर हम बात करें इत्सिंग की, किसकी बात कर रहे हैं, इत्सिंग की, वेट, हाँ जी। तो ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया था और अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय की भारतीय दशाओं का वर्णन किया। तो आप जानते हैं जो फेमस यूनिवर्सिटी हैं, नालंदा है, विक्रमशिला है, इनके बारे में इन्होंने बताया था। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें फेमस होती हैं उतना उनके बारे में आता है, तो इसलिए ये भी आपके लिए ज़रूरी है। वहीं अगर हम बात करें तो वैसे मतवान लिन, इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो चाहे मतवाल लिन है, चाउ जुकुआ है, लामा तारानाथ है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसिंग है, आपका ह्वेनसांग है, और ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो वो सारी चीज़ें याद रखना। फिर भी जानकारी के लिए जान लो, कभी मान लो एग्जामिनर का भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं।
तो मतवान लिन ने इनके विवरण से हर्ष के पूर्वी अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। चाऊजू कुआं के बारे में बात करें, चोल इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। और लामा तारानाथ के बारे में बात करें तो कंग्यूर, तंग्यूर और बौद्ध ग्रंथ के इतिहास के नामक जानकारी मिलती है। तो जैसे तारानाथ, लामा तारानाथ है, इनके बारे में वैसे पूछा जा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं अरब यात्रियों के वृत्तांत के बारे में। तो अरबी लेखकों में अलबर्नी, अल-बिलादुरी, सुलेमान, अल-मसूदी, हसन निज़ाम, फरिश्ता, निज़ामुद्दीन, ये जो मुसलमान लेखक हैं, इनकी कृतियों से भारतीय इतिहास विषय की जानकारी मिलती है। वहीं अगर हम बात करें अलबर्नी की, तो इनका पूरा नाम क्या है? अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबर्नी था और इनका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म यानी खीवा में हुआ था। तो ये जो आपका है, ये केवल मैंने अभी पहला चैप्टर ही आपसे डिस्कस किया है, जहां हम अभी तक पढ़ रहे थे। और इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे वो आपके पेपर फर्स्ट के ही क्वेश्चन थे, तो याद रखिएगा। ये देखो, हमने केवल पहला ही चैप्टर किया है और उसके बाद से यहाँ देखो पहला ही चैप्टर किया और पहला चैप्टर आपका हो गया फिनिश, यानी समाप्त हो चुका है। एंड अब हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर की। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी आपके सेकेंड चैप्टर की। तो याद रखिएगा, सेकेंड चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो चीज़ें हैं, ये आपको लग रहा होगा अभी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। जब आप क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं ये सही है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं जैसे कि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कोशिश करूंगी कि आपके प्रीवियस ईयर कराऊं। बाकी ये जो एनसीईआरटी है ये आपका लगातार चलता रहेगा जब तक एनसीईआरटी हम कंप्लीट नहीं कर लेते। तो एनसीईआरटी कंप्लीट होने तक आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। होने तक क्या, इसके बाद भी जो चीज़ें होंगी वो आपके लिए तैयारी ही होगी, आपकी प्रैक्टिस वगैरह होगी। और जो प्रैक्टिस होगी उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डालेंगे एंड कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं जो आने की संभावना है उनको भी हम अपने इस सीरीज में ऐड करेंगे। तो लगातार आपको हो सकता है 1-2 दिन का बीच में ब्रेक मिल जाए, उसके बाद हो, तब तक आप उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा उस क्लास को देख सकते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। जैसे ही आपका फॉर्म वगैरह आ जाएगा सीटेट का, उसके बाद ये थोड़ा सा और हम अच्छे से इस चीज़ को करने लगेंगे। फिलहाल जब तक फॉर्म नहीं आता तब भी हमें तैयारी उतनी ही करनी है। बाकी अगर हम बात करें केबीएस का भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आपकी प्रिपरेशन लगातार कंटिन्यू चलती रहे। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं कि जब फॉर्म आएगा फॉर्म फिल करेंगे देन हम स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो देखो बेटा ऐसे करने वाले ना फिर पीछे ही रह जाते हैं। आगे बढ़ना है तो पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना सारे बच्चे, ऐसा नहीं कि कोई होशियार नहीं है, आजकल इतने अच्छे अच्छे कि एक बार में चीज़ें लोगों को याद हो जाती हैं। तो इसलिए कंपटीशन हाई है, इसलिए ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा हो सके आप मेरे साथ कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले मेरे साथ। और इसमें कुछ भी वैसा नहीं है कि मैं अलग से कुछ बताऊं। इसमें मैंने अगर एनसीईआरटी में एक पॉइंट भी अपने आप ऐड करके बताया तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए जैसी ही एनसीईआरटी लिखी है मैं आपको केवल वैसे ही बता रही हूँ, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं किया है। क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आप अपना खुद का ही ऐड करते हो ना कुछ, तो फिर वो अलग हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए मैं मिक्स नहीं करना चाहती, जो जैसा है वैसा ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे मेरे जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर किया कीजिए हमारे साथ। कमेंट अगर आप करते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ईद मुबारक आप सभी को। थैंक यू।